चलिए, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? जैव विकास के ऊपर बात कर रहे थे, राइट ना? ठीक है, तो कल हम लोगों ने जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या कौन से विकास के ऊपर बात करना शुरू किया था, जैव विकास के ऊपर बात करना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैव विकास जो है वो जीवों में होने वाला कैसा परिवर्तन है? एक क्रमिक परिवर्तन है। जब जीवों के अंदर एक स्लो प्रोसेस में चेंज होता है तो उसी विकास को कौन सा विकास कहा जाता है बेटा? जैव विकास कहा जाता है, जो देखने को मिलेगा। और जैव विकास समय के साथ लगातार क्या होता रहता है? चलता रहता है, वो कभी भी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। ये बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो जैव विकास एक कैसी प्रक्रिया है बेटा? सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है? जैव विकास को समझने के लिए हम तीन थ्योरी पर बात कर रहे थे कि अगर बेसिक जैव विकास को समझना है तो मुख्यतः कितनी चीजों को याद रखना है? तीन थ्योरी को याद रखना है। पहला लेमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, और तीसरा कौन सा था बेटा आपका? उत्परिवर्तनवाद। तो कल हमने लेमार्कवाद के ऊपर तो कंप्लीट बात कर ली थी कि लेमार्क साहब ने, सिंपल सी बात है, 1809 के आसपास अपना सिद्धांत दिया। कौन सा बेटा? लेमार्कवाद। और कौन सी किताब में लिखा? फिलोसफिक जूलॉजिक नाम की किताब थी। और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कितने पॉइंट में पढ़ा था हमने? 4 पॉइंट में पढ़ा था, जिसमें पहला पॉइंट था आपके कौन सा बेटा? वातावरण का सीधा प्रभाव या पर्यावरण का सीधा प्रभाव। दूसरा, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। तीसरा, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता। और चौथा पॉइंट कौन सा था बेटा आपका? आपके उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ये 4 पॉइंट किसने समझाए? लेमार्क ने समझाए। चौथा पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो लगातार चलते जाएंगे। ये सुनो, तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी किसको लेकर बेटा? लेमार्क को लेकर। लेमार्क के बाद आपकी जैव विकास को समझने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था? डार्विन। ठीक है, तो हम कल किसके ऊपर बात कर रहे थे? डार्विन के ऊपर बात कर रहे थे, या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की कहानी हम पढ़ रहे थे। डार्विन ने अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू किया 1831 के आसपास। कब शुरू किया है बेटा आपका? 1831 में डार्विन अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। और डार्विन सबसे पहले 5 साल क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। फिर कौन से आइसलैंड पर पहुंचे? गैलापैगस आइसलैंड या गैलापैगस द्वीप पर पहुंचे। कौन से महासागर में था वो? प्रशांत महासागर था में था। और वहां की किसके ऊपर रिसर्च किया बेटा? बर्ड्स के ऊपर रिसर्च किया। वहां की पक्षियों के ऊपर रिसर्च कौन कर रहे हैं आपके? डार्विन कर रहे हैं। और फाइनली डार्विन ने 1859 में, तब की बात है बेटा, 1859 में डार्विन ने अपनी एक क्या लिखी है? बुक लिखी है, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सिंपल सी कंडीशन है, पूरा नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम है बेटा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो देखने को मिलता है, जिसको आप ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हो। तो पहले तो किताब का नाम लिखना। यस और नो? किताब का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये किताब कौन लिख रहे हैं? डार्विन लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं बेटा? 1859 में। ठीक है, अब इसी किताब के अंदर डार्विन साहब ने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, जिसको हम डार्विनिज्म कहते हैं, या कौन सा वाद कहते हैं? डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, अगर आपको डार्विनवाद समझना है तो कौन सी किताब याद रखनी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये किताब याद रखनी है। ये शायद मैंने कल लिखा भी दिया था आपको, हाँ या ना? अब इसी के आगे ध्यान से सुनना। अगर आपको डार्विनवाद समझना है तो कितने पॉइंट याद रखे जाएंगे? 6 पॉइंट याद रखे जाएंगे। ठीक है, डार्विन की कहानी समझने के लिए आपको सिंपली पूरा कॉन्सेप्ट कितने पार्ट में याद रखना है? 6 पार्ट में याद रखना है। ठीक है, 6 पॉइंट में आपको पूरा डार्विन समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे नहीं, पहले 6 पॉइंट सुनेंगे, फिर 6 पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, तो डार्विन साहब ने जब अपनी थ्योरी को समझाया, कौन से विकास को लेकर?
जैव विकास को लेकर। तो डार्विन साहब ने पहले पॉइंट में बोला संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। पहला पॉइंट क्या था? संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए कि पहले पॉइंट में डार्विन साहब कह रहे हैं संतान उत्पत्ति की कैसी क्षमता? प्रचुर क्षमता। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जिसको कह रहे हैं संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्लीज आप लोग लिखोगे नहीं, बस सुनोगे। ठीक है, डार्विन साहब ने सबसे पहले पॉइंट में ये कहा कि इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो भी जीव है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, चाहे वो आपके बहुत बड़े हों, किसी भी हैबिटेट में रह रहे हों, कहीं भी निवास कर रहे हों, चाहे पानी में रह रहे हों, चाहे जमीन पर रह रहे हों, चाहे आपके आसमान में रह रहे हों, कहीं भी आपके जीव जहां पर भी रह रहे हैं, उनके अंदर दो कैपेसिटी नेचर ने भेजी है। दो कैपेसिटी किसने भेजी है? नेचर ने भेजी है। यानी कि एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि नेचर ने आपको दो चीजें इनबिल्ट दी हैं। ये आप कह सकते हो नेचर का गिफ्ट है। किसके लिए बेटा? जीवों के लिए। जैसे हम सब एक जीव हैं, अरे हाँ या ना? नेचर ने हमें कितनी गिफ्ट दी हैं? दो गिफ्ट दी हैं जो इनबिल्ट है। क्या है आपके पास? इनबिल्ट है, जिसका मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक है आपकी एनर्जी को पूरा करना। किसको पूरा करना? एनर्जी को पूरा करना। यानी कि प्रत्येक जीव अपने जीवन में अपनी ऊर्जा के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? ऊर्जा के लिए काम करता है। वो हरदम चाहता है कि हमारे हमारे सिंपल सी कंडीशन है कि हमारी कंडीशन में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये बेसिक सी कंडीशन है जो देखने को मिलेगा। एक एक मिनट रुक जाओ सर, प्लीज क्लास पीपीटी या पीडीएफ डाल दीजिए। मतलब मैं समझा नहीं। ठीक है, पहले इस चीज पॉइंट को प्लीज समझा दीजिएगा, फिर मैं बात करता हूँ, तब तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या थी कहानी? हाँ, पहली पॉइंट कौन सा है बेटा? संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। डार्विन कहता है कि प्रत्येक जीव के पास अपने जैसे, या पहले तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। सिंपल सी कंडीशन है। यानी कि प्रत्येक जीव को नेचर ने ये ताकत दी है कि वो अपने ऊर्जा के स्तर को क्या कर सकता है? बनाए रख सकता है, अपने ऊर्जा की कहानी को पूरा कर सकता है। ठीक है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ भी चीज उसको सब सिखानी पड़ेंगी, पर एक चीज नहीं सिखानी पड़ती, और वो है दूध पीना। भाई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, जैसे ही वो मदर मिल्क को के पास जाएगा, आपके ब्रेस्ट के पास जाएगा, वो मिल्क को सक करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। ये उसको सिखाना नहीं पड़ा। किसी भी बच्चे को ले लो आप, बच्चा पैदा होता है, मदर के पास जाएगा, अपने पोषण को लेना शुरू कर देगा। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में नेचर ने ऑलरेडी सेट करके भेजी है। तो नेचर ने एक गिफ्ट तो आपको दिया है। कौन सा गिफ्ट? अपनी ऊर्जा की कमी को कभी भी ना होने दें, जरूरत पड़ने पर अपने ऊर्जा को पूरा करते रहे, यानी कि खाना पीना खाते रहे, चलेगा। और दूसरा जो गिफ्ट नेचर ने हमें दिया है वो है अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा जीवों को क्या करना? उत्पन्न करना। अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा जीवों को क्या करना? उत्पन्न करना। ठीक है, तो आपका डार्विन यही कहता है कि प्रत्येक जीव के अंदर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो दिखे या ना दिखे, प्रत्येक जीव के अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमता क्या पाई जाती है? प्रचुर पाई जाती है। यानी कि प्रत्येक जीव अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा संतानें क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे स्पीसीज पैदा कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे सिंपल कंडीशन है, बच्चा जब आपका 13-14 साल का होता है, उसकी बॉडी क्या हो जाती है बेटा? आपके प्यूबर्टी की एज में आ जाती है, और 17-18 साल के बाद तो आपकी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अपने जैसी नई जनरेशन को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। वो एक अलग बात है कि सोशल कंडीशन की वजह से, सब चीजों की वजह से हम लिख रहे हैं कि हम दो हमारे दो। ये सोनो, ये किसका डायलॉग है? ये सरकार का डायलॉग है, ये भगवान का डायलॉग नहीं है। ये सोनो, भगवान ने तो आपको एक एक कैपेसिटी दी है कि आप चाहें तो अपने जैसे कितने भी जीवों को क्या कर सकते हैं?
पैदा कर सकते हैं। और ये केवल केवल इंसानों पर बात नहीं लागू होती, ये हर एक स्पीसीज पर लागू होती है कि हर एक स्पीसीज के पास प्रजनन की प्रचुर क्या रहती है, क्षमता रहती है। डार्विन अपने पहले पॉइंट में यही कह रहा है कि प्रत्येक स्पीसीज के पास, प्रत्येक जीव के पास प्रजनन की क्या है, प्रचुर क्षमता है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या पैदा कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे स्पीसीज को पैदा कर सकता है। और मजेदार बात डार्विन ने पता क्या बोली, डार्विन ने ये बोली कि जब जीव सिंपल होगा, जब जीव क्या होगा, सिंपल होगा, जीव छोटा होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी कि जैसे जैसे जीवों में जटिलता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे जीवों में क्या बढ़ती जाती है, जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे होने वाली संतानों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, ये सुनो, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग में जब मदर एक बच्चे को जन्म देगी तो एक बार में जनरली एक, ज्यादा से ज्यादा दो, और ज्यादा रेयरेस्ट केस हो जाए तो तीन, मिरेकल टाइप में चार। ये सोनो सिंपल सी कंडीशन है, पर जर्नली एक बार में कितना बच्चा पैदा हो रहा है, एक बच्चा पैदा हो रहा है। उसको प्रोसेस होने में, बनने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है। मदर की बॉडी को दोबारा तैयार होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चलेगा, सिंपल सी बात है। आप किसी और दूसरे स्पीसीज में देखो, वो एक बार में कई सारे एग देते हैं, यस और नो, सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन प्रत्येक जीव अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा क्या पैदा कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। ये बात कौन कह रहा है, आपका कौन कह रहा है, डार्विन कह रहा है। तो डार्विन ने अपने पहले पॉइंट में यही कहा कि संतान उत्पत्ति की क्या है, प्रचुर क्षमता है। प्रत्येक जीव ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, आपके बच्चे पैदा कर सकता है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर लूं, तो आपने सुना होगा ऑयस्टर या समुद्री सीप, सुना है, चलेगा, सिंपल सी बात है, क्या है, समुद्री सीप। अरे सीप होता है ना, चलेगा, सुना है, ठीक है। समुद्री सीप एक बार में, एक प्रजनन में 6 करोड़ अंडे देती है, चलेगा। समुद्री सीप अपने एक प्रजनन में लगभग कितने अंडे दे रही है, 6 करोड़ अंडे दे रही है, जो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 6 करोड़ अंडे सारे सरवाइव कर गए, इनसे और नई सीप आ गई, तो एक साल में कितने निकलना है, 6 करोड़। अगली साल 36 करोड़, अगली साल भूल जाओ, हाँ या ना। यानी कि आपका पहला पॉइंट समझो, क्योंकि पहले से ही कौन सा पॉइंट शुरू होगा, दूसरा। पहला पॉइंट क्या है, संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की क्षमता क्या है, प्रचुर है, ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे नए बच्चों को क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। और जटिल जीवों की अपेक्षा, कौन से जीवों की अपेक्षा, जटिल जीवों की अपेक्षा कौन से जीवों में, सरल जीवों में ये क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये डार्विन ने कौन से पॉइंट में समझाया, पहले पॉइंट में, ठीक है। अब अगर ये सारे जीव जिंदा रह जाएं, ये सारे जीव अपने जीवन काल को क्या कर ले, पूरा कर ले, तो तुम्हारे पास इतनी बड़ी थोड़ी ना अर्थ है कि तुम सबको रख पाओगे, यस और नो। तुम्हारे पास एक अर्थ लिमिटेड कंडीशन में है, तुम्हारे पास सोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड कंडीशन में, स्रोत की तुम्हारे पास क्या है, भारी कमी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही ये बच्चे क्या होते हैं, पैदा होते हैं, दूसरी कहानी डार्विन ने बोली कि इनके बीच में जीवन को लेकर क्या शुरू होता है, संघर्ष शुरू होता है, स्ट्रगल फॉर दी लाइफ। क्या शुरू होता है, स्ट्रगल फॉर दी लाइफ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट डार्विन का कौन सा है, आपका जीवन संघर्ष, ठीक है। अब पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को बनाते हैं, ध्यान से सुनना। पहले पॉइंट में डार्विन ने क्या कहा, बोलो, प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की क्या पाई जाती है, प्रचुर क्षमता पाई जाती है। अपने जीवन काल में प्रत्येक जीव ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा कर सकता है, और सरल जीवों में बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी या क्षमता जटिल जीवों की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर एक समुद्री सीप एक बार में 6 करोड़ अंडे देती है। कहानी क्लियर है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा,
पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सुनो, अगर प्रत्येक जीव सरवाइव कर गया, अगर प्रत्येक जीव बच गया तो धरती क्या पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए प्रत्येक जीव में किसको लेकर, जीवन को लेकर संघर्ष होता है। किसको लेकर संघर्ष होता है बेटा, जीवन को लेकर संघर्ष होता है कि प्रत्येक जीव अपने आप को इस धरती पर बनाए रखने के लिए, कि भाई मैं पैदा तो हो गया हूं, सिंपल सी कंडीशन है, अब मेरा जो जीवन काल है उसमें बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यस और नो, तभी क्या किया जा सकता है, सरवाइव किया जा सकता है, अदरवाइज सरवाइव नहीं किया जा सकता। तो डार्विन ने कहा कि प्रत्येक जीवन में या प्रत्येक प्रजाति में जीवन को लेकर क्या चलता है, संघर्ष चलता है। और ये संघर्ष मुख्यतः चार चीजों को लेकर चलता है बेटा। ये संघर्ष मुख्यतः कितनी चीजों को लेकर चलता है, चार चीजों को लेकर ये पूरा संघर्ष चल रहा है। सिंपल सी बात है। तो जीवन संघर्ष कितनी चीजों को लेकर चल रहा है, चार चीजों को लेकर। कौन कौन सी चार चीजें हैं, यस, पहला है भोजन। पहला संघर्ष कौन सा है, भोजन। यस और नो, कि सबसे पहला संघर्ष यही है कि आप जैसे ही पहले पैदा होंगे, पहला संघर्ष किसको लेकर होता है, भोजन को लेकर होता है या खाने को लेकर होता है। जैसे मैं एक जबरदस्त एग्जांपल आपको देता हूं, आप स्ट्रीट डॉग को देखो कभी, अरे गली में घूमने वाले डॉग्स, इंदौर में कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपके डॉग्स का या बिचेस का जब फर्टिलिटी का टाइम आता है, जब आपके फीमेल डॉग बच्चे देती हैं, तो एक साथ कई बच्चे पैदा होते हैं, हाँ या ना। उसके बाद वो बच्चे मदर का मिल्क पीते हैं, ठीक है। उसमें से तुमने देखा होगा कुछ बच्चे थोड़े स्वस्थ होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, एक आध वो मरियल सा घूम रहा होगा। यस और नो, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मदर मिल्क पिला रही है तो आपस में ही खींचातानी चल रही है, हाँ या ना। और संघर्ष में वही सफल होगा जो इस भोजन के लिए क्या कर लेगा, लड़ लेगा। ये सोनो, तो वही स्वस्थ रहेगा जो भोजन के लिए क्या कर रहा है, लड़ रहा है। इसी को जीवन संघर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन संघर्ष। तो प्रत्येक प्रजाति में, ये तो केवल मैंने बिच का डॉग का एग्जाम्पल लिया, प्रत्येक प्रजाति के अंदर बेटा आपकी जीवन को लेकर क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन है। और ये संघर्ष किसको लेकर चलता है, भोजन को लेकर चलता है। ये संघर्ष किसको लेकर चलता है, पानी को लेकर चलता है। ये सोनो, दो संघर्ष तो सबसे बड़े हैं, कि एक तो किसको लेकर चल रहा है, भोजन को लेकर, एक पानी को लेकर, तीसरा आवास को लेकर। किसको लेकर, आवास, रहोगे कहाँ, ये सोनो, हैबिटेट क्या रहेगा, किस जगह पर सूटेबल रहोगे, किस इन्वायरमेंट में सूटेबल रहोगे, उसको लेकर क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो तीसरा संघर्ष किसको लेकर चलता है, आवास को लेकर चलता है। और चौथा संघर्ष, इट इज प्रकाश, लाइट को लेकर चलता है, ठीक है। तो प्रत्येक जीव जब ज्यादा संख्या में पैदा होते हैं तो उनके बीच में क्या होना शुरू होता है बेटा, संघर्ष होना शुरू होता है। डार्विन ने कहा कि जीवन को लेकर क्या शुरू होगा, संघर्ष शुरू होगा, ठीक है। और ये संघर्ष भोजन को लेकर होगा, ये संघर्ष पानी को लेकर होगा, ये संघर्ष आवास को लेकर होगा, ये संघर्ष प्रकाश को लेकर होगा। ये सारे संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा डार्विन ये कहता है कि इस संघर्ष में भी तीन कैटेगरी हैं। इस संघर्ष में भी कैसी कैटेगरी है, तीन कैटेगरी, यानी कि इस संघर्ष में भी जब जीव आता है तो वो उसको तीन प्रकार से संघर्ष करने पड़ते हैं। जैसे पहला संघर्ष होता है सजातीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष, सजातीय। सजातीय मतलब अपने वालों के बीच, अपने जैसों के बीच संघर्ष होता है। नंबर ऑफ आपके चिल्ड्रंस क्या हो गए, ज्यादा पैदा हो गए, बच्चे एक साथ क्या हो गए, ज्यादा पैदा हो गए। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। तो ऐसे में अपने वालों से ही क्या करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। अपने जैसे ही प्रजाति के लोगों से लड़ना पड़ेगा, किसके लिए, भोजन के लिए। अपनी जैसी प्रजाति से लड़ना पड़ेगा, किसके लिए, पानी के लिए, आवास के लिए, प्रकाश के लिए। इसको कौन सा संघर्ष कहते हैं, सजातीय संघर्ष कहते हैं। कौन सा संघर्ष कहते हैं, सजातीय संघर्ष कह रहे हैं, जो देखने को मिलेगा। सिंपल सी कंडीशन है। तो पहला संघर्ष होता है अपने जैसी कंडीशन के बीच में। जैसे कई बार आपके कुछ जानवर लार्ज क्वांटिटी में एग देते हैं, एग प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, कि वो अपना प्रजनन किसके माध्यम से कर रहे हैं,
एग कंडीशन के माध्यम से कर रहे हैं। अब उन्होंने एक साथ मान के चलो किसी जानवर ने या किसी एनिमल ने मान के चलो 20 से 25 अंडे दिए, ठीक है, क्या हर अंडा फर्टाइल हो जाएगा? क्या हर बच्चा आपका सफलता तरीके से निकल आएगा? नहीं, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कंडीशन से कुछ अंडे तो वैसे ही खराब हो जाते हैं। तो ये कैसा संघर्ष है? जाती अपने जैसों से संघर्ष। कैसा संघर्ष बेटा? अपने जैसों से संघर्ष। तो सिंपल सी बात है, डार्विन कह रहा है कि पहला संघर्ष तो कैसा करना है? सजातीय करना है। कैसा करना है? सजातीय करना है, ठीक है। दूसरा जो संघर्ष होता है वो विजातीय संघर्ष होता है। कौन सा संघर्ष होता है? विजातीय संघर्ष। विजातीय मतलब दूसरी प्रजाति। ये सोनो, जंगल के अंदर जाके देखो, बहुत बहुत क्लियरली कहानी समझ में आएगी। एक हिरन का बच्चा पैदा हुआ, सिंपल सी कंडीशन है, कई लोगों के लिए डिनर है। ये सोनो, वो हिरन का बच्चा तभी सरवाइव कर पाएगा जब वो किसी की डिनर टेबल से क्या हो जाएगा? बच जाएगा या भाग लेगा, ठीक है। अगर उसने थोड़ी सी भी लापरवाही की कि अभी मैं नन्ना मुन्ना बच्चा हूं, अभी कुछ नहीं होने वाला, तो तुरंत डिनर टेबल का क्या बनेगा? हिस्सा बनेगा। यानी कि सिंपल सी कंडीशन है, कई सारे ऐसी कंडीशन है जो आपको दूसरी प्रजाति से करनी पड़ेंगी, हाँ या ना? तो जब आपको संघर्ष, जीवन के लिए संघर्ष, भोजन के लिए, प्रकाश के लिए, आवास के लिए संघर्ष, सिंपल सी बात है, दूसरी प्रजाति से करना होता है, तो कौन सा संघर्ष कहलाता है? विजातीय संघर्ष कहलाता है। कौन सा संघर्ष कहलाता है? विजातीय संघर्ष कहलाता है, ठीक है। तो जीवन संघर्ष में पहला सजातीय संघर्ष, दूसरा विजातीय संघर्ष। अच्छा, संघर्ष हो कितनी चीजों को लेकर रहा है? चार। कौन कौन सी? भोजन, पानी, आवास और प्रकाश। इन चार चीजों को लेकर संघर्ष चल रहा है, और या तो सजातीय चल रहा है या विजातीय चल रहा है, या तीसरा संघर्ष होता है पर्यावरणीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष बेटा? पर्यावरणीय संघर्ष। कभी कभार नेचर ही आपका दुश्मन बन जाएगा। ये सुनो, आपको नेचर के हिसाब से भी क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, अपने आप को ढालना पड़ेगा। नेचर के अचानक होने वाले चेंज कभी कभार आपके जीवन के लिए बड़ा क्या बन जाते हैं? संघर्ष बन जाते हैं। उस संघर्ष को हम कौन सा संघर्ष कहते हैं? पर्यावरणीय संघर्ष कहते हैं, जो देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम वर्तमान समय की बात करें, सिंपल सी बात है, मौसम मानसून का टाइम चल रहा है, लोग पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, पता पड़ा भूस्खलन हो गया, ठीक है। अच्छे खासे जीवन में गए थे, सिंपल सी बात है, वहीं के वहीं क्या बन गई? समाधि बन गई। ये कौन सा संघर्ष है? ये पर्यावरणीय संघर्ष है। कौन सा संघर्ष है? और ये केवल हम ही नहीं, सारे एनिमल्स के लिए, सारे स्पीसीज के लिए। जंगल में कभी आग लग गई, सोचो आप, हजारों की संख्या में क्या हो गए बेटा? एनिमल्स जल गए। सिंपल कंडीशन है। कैसा संघर्ष है? पर्यावरणीय संघर्ष है। कौन सा संघर्ष है? पर्यावरणीय संघर्ष है। तो डार्विन ने दो पॉइंट बहुत क्लियर समझाए, क्योंकि दो पॉइंट अगर आपको समझ में आएंगे तो सारी कहानी समझ में आएगी। डार्विन ने कहा कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की क्या पाई जाती है? प्रचुर क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक जीव ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है, अपने जैसे नए स्पीसीज को बना सकता है, आइदर बाय एसेक्सुअल कंडीशन और बाय सेक्सुअल कंडीशन, या तो अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से या लैंगिक प्रजनन के माध्यम से। आप पढ़ोगे, आपके आपके सिलेबस में है कौन सा तंत्र बेटा? प्रजनन तंत्र। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो या तो अलैंगिक या लैंगिक तरीके से प्रजनन संभव हो सकता है, अपने जैसे स्पीसीज पैदा हो सकते हैं। पर अगर हर एक स्पीसीज जिंदा रह गया, हर एक स्पीसीज को ईश्वर का वरदान प्राप्त हो गया कि नहीं तुम अपनी उम्र क्या कर लोगे? पूरी कर लोगे, तो फिर धरती छोटी पड़ जानी है, क्योंकि आपकी अर्थ एक क्या है? एक लिमिटेड कंडीशन में है, उसके पास रिसोर्सेज, जगह, सारी चीजें क्या हैं? लिमिटेड हैं। इसलिए अर्थ के अंदर सरवाइव करने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रगल फॉर दी लाइफ, जीवन संघर्ष। कितनी चीजों को लेकर होता है? चार चीजों को लेकर होता है। कौन कौन सी? भोजन, पानी, आवास और प्रकार। और कितने कितने टाइप का संघर्ष होता है? तीन टाइप का। कौन कौन सा? सजातीय, उसके बाद विजातीय, और तीसरा आपका पर्यावरणीय, ठीक है। और इस संघर्ष में सफल कौन होगा? ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में डार्विन कहता है योग्यतम की उत्तरजीवता। तीसरे पॉइंट में डार्विन कहता है योग्यतम की उत्तरजीवता।
ठीक है, डार्विन ने सिंपली ये कहा कि इस संघर्ष के अंदर, इस जीवन संघर्ष के अंदर वही सफल होगा जो अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से या इस संघर्ष के हिसाब से क्या कर लेगा, ढाल लेगा। यस और नो? यानी कि सिंपल सी बात है, आपका डार्विन ये कहता है कि ये धरती कमजोर लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये धरती किसके लिए नहीं है? कमजोर लोगों के लिए नहीं है। केवल स्वस्थ व्यक्ति, केवल कैसे व्यक्ति? स्वस्थ व्यक्ति, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, जो अपने आप को हर चैलेंजेस से अपने आप को उबरने के लिए क्या है, तैयार हैं, जिनका इम्यूनो प्रतिरक्षा बहुत अच्छी है, वही स्पीसीज या वही जीव जंतु सरवाइव कर सकते हैं। कमजोर लोगों के लिए ये धरती नहीं है। ये बात किसने समझाई बेटा? आपके डार्विन ने समझाई। यानी कि प्रकृति केवल किसका चुनाव करती है? योग्य लोगों का चुनाव करती है। किसका चुनाव करती है? योग्य लोगों का चुनाव करती है। कमजोर कमजोर स्पीसीज या कमजोर प्रजाति इस धरती पर नहीं रहेंगी। कई बार ऐसा हुआ कि कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो गईं। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर आप एक बुक पढ़ते हो, रेड डाटा बुक। पर्यावरण में एक किताब पढ़ाई जाती है, कौन सी किताब? रेड डाटा बुक, जिसको हिंदी में लाल किताब कहा जाता है। हाँ या ना? जहां तक इन्वायरमेंट और पर्यावरण को समझने वाले वो लोग हैं, वो उस रेड डाटा बुक के बारे में ये कहते हैं कि इस किताब के अंदर उन जीवों के बारे में लिखा जाता है जो या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, यस और नो, या विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं, या जिनकी संख्या ठीक है। सबका ब्यौरा कौन सी किताब में रहता है? रेड डाटा बुक में रहता है। कौन सी बुक में रहता है? रेड डाटा बुक में रहता है। अब जो विलुप्त हो गए, कभी उनको पढ़ो, उनकी कहानी को समझो। क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो उस संघर्ष का हिस्सा नहीं बन पाए। सिंपल सी बात है, वो अपने आप को उस परिवर्तन में नहीं ढाल पाए जो परिवर्तन प्रकृति में हुआ। किस में हुआ बेटा? प्रकृति में हुआ। और धीरे धीरे वो क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। सिंपल सी कंडीशन है, धीरे धीरे क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट। कोई भी रीजन हो सकते हैं, उसके मानवीय रीजन हो सकते हैं, प्राकृतिक रीजन हो सकते हैं, एक बहुत बहुत बड़ी चर्चा उस पर हो सकती है, लेकिन प्रकृति केवल उनको ही क्या करेगी? स्थान देगी। उन जीवों को ही स्थान देगी जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है? स्वस्थ हैं, जो अपने आप को इस वातावरण के हिसाब से क्या कर लेते हैं? अनुकूलित कर लेते हैं, वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है किसकी उत्तरजीविता? योग्यतम की उत्तरजीविता। जैसे सर्दियों में तुम्हारे तुम्हारे यहाँ जब न्यूज चैनल चलता है तो एक खबर आती है कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से 10 लोगों की मौत। सुना है? कभी ऐसी खबरें टीवी में देखी हैं? ठीक है, सर्दियों में सुबह सुबह खबर आई कि उत्तर भारत में ठंडे कोहरे और ठंडक की वजह से कितने लोगों की मौत? 10 लोगों की मौत। और मरने वालों में अधिकतर बुजुर्ग और छोटे बच्चे। ये लिख देते हैं, ये सुनो, बुजुर्ग ज्यादा लिख दिया जाता है। ये क्यों लिखा गया? यस, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो शरीर अब उस काबिल नहीं रहा कि अपने आप को नेचर या पर्यावरण के हिसाब से ढाल सके। ठीक है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये नेचर उनको क्या कर रहा है? हटा रहा है, जो देखने को मिलेगा। तो नेचर केवल कौन से व्यक्तियों का चुनाव करता है? स्वस्थ व्यक्तियों का चुनाव करता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है बेटा? स्वस्थ है। ठीक है, इसी को कहा जाता है कौन सी जीविता? योग्यतम की उत्तरजीविता। हाँ या ना? पक्का? ठीक है, तो डार्विन के 3 पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट, संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। एक लंबी सांस लो, लंबी सांस लो बढ़िया से। मुझे पता है आप लोग सुबह से बैठे हुए हो, रिलैक्स हो जाओ एकदम से। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, डार्विन को पढ़ रहे हैं, 3 पॉइंट क्लियर है। पहला, संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष। ठीक है, कितनी चीजों को लेकर? 4 चीजों को लेकर। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। या तो अपने जैसों से चल रहा है, या दूसरों से चल रहा है, या पर्यावरण से चल रहा है। ठीक है, कौन सफल होगा इस जीवन संघर्ष में? जो योग्य होगा। अब किस प्रकार का योग्य? पीएचडी वाला योग्य नहीं चाहिए, ये सुनो, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, वही इस जीवन संघर्ष में क्या होगा?
सफल होगा। ठीक है, ये जीवन में वही सफल हो पाएगा, वही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगा। और ये हर एक जीव पर लागू होगा कि अगर आप नेचर में रहना चाहते हैं तो आपको नेचर के हिसाब से अपने आप को क्या करना होगा, ढालना होगा। नेचर आपके सामने रोज नए चैलेंज क्रिएट करेगा। जो व्यक्ति ढाल लेगा वो चैलेंज को स्वीकार कर लेगा, वो आगे तक सरवाइव करेगा। जो नहीं कर पाएगा, ये धरती उसको क्या कर देगी, हटा देगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यार आप लोग ऐसे देखते हो, पता नहीं क्यों परेशान हो। जंगल के अंदर एक हिरन है, सुनो ध्यान से सुनना। जंगल के अंदर क्या है, एक हिरन है। ठीक है, एक दिन दौड़ते दौड़ते अचानक से गिरा और एक पैर टूट गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस हिरन का जीवन क्या ठीक रहेगा? ये सोनो, पैर टूट चुका है, अब लंगड़ा लंगड़ा के चल पा रहा है। जो उसकी स्ट्रेंथ थी दौड़ना, हिरण की स्ट्रेंथ क्या थी, दौड़ना। क्योंकि जानवर जब पीछा करेगा तो सजगता के साथ बहुत तेजी से क्या करना है, दौड़ना है। पैर पतले हैं, जितनी तेज दौड़ पाए वही संघर्ष था। अब वही पैर टूट चुका है तो दौड़ना क्या बन चुका है, वही स्ट्रेंथ सबसे बड़ी क्या बन चुकी है, सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। यार अब ये सरवाइव कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। सिंपल सी कंडीशन है, इसलिए उसकी सर्वाइवल के चांस नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि हिरन एप्लीकेशन लिख के भेजे कि डियर लॉइन, ठीक है 4 दिन पीछा मत करना, मैं मेडिकल लीव पे हूँ। यस और नो, ऐसी कोई कंडीशन वहां देखने को नहीं मिल रही। इसी को कहते हैं योग्यतम की क्या, उत्तरजीविता। कहानी क्लियर है? तो 3 पॉइंट क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है, चौथा पॉइंट सुनो। डार्विन ने चौथे पॉइंट में बोला वेरिएशन। क्या बोला बेटा? वेरिएशन हिंदी में कहते हैं विभिन्नताएं। क्या कहते हैं बेटा? विभिन्नताएं। अब देखो ध्यान से इस पॉइंट को सुनना, आपको समझ में आएगा। अभी लेमार्क की कहानी कल सुनी थी? यस सुनो, लेमार्क ने क्या बोला था? चौथा पॉइंट बताओ, चौथा पॉइंट लेमार्क का। उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ये बात किसने कही थी? लेमार्क ने कहा था कि आपके उपार्जित लक्षण जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को जरा डीप समझो, डीप में समझो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हमने सुनील का एग्जाम्पल लिया था, आज भी हम सुनील का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सुनील ने मान के चलो मेहनत करके कोई उपार्जित लक्षण विकसित किया। बोलो हाँ। मेहनत करके सुनील ने कोई उपार्जित लक्षण क्या किया, विकसित किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जिम गए, इन्होंने मेहनत की, अपना क्या बना लिया, शरीर बना लिया। ये इनके पास एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जो इन्होंने एक्वायर किया है। एक्वायर का मतलब हिंदी में होता है ग्रहण करना। क्या करना बेटा? ग्रहण करना। इन्होंने ये जिम से बॉडी ग्रहण ही तो की है। हाँ या ना? सिंपल सी बात है। अब लेमार्क क्या कह रहा है? लेमार्क कह रहा है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, यानी कि इनकी जो आने वाली संतानें होंगी वो बढ़िया एक वेल बिल्ट बॉडी के साथ पैदा होनी चाहिए। यस और नो? और दूसरी बात समझो। अब कहना यह है कि अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो मान के चलो इनकी 2 संतानें हुई, दोनों के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। ये सुनो, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होने चाहिए। हाँ या ना? ठीक है, पहले मुझे बताओ क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी कभार एक आध पीढ़ी में चले जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। सिंपल सी बात है। अब लेमार्क की बात को सोच के देखो, लेमार्क कह क्या रहा है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेमार्क पता क्या कह रहा है इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि हम सब एग्जैक्टली फोटो कॉपी हैं। हम सब एग्जैक्टली क्या है, फोटो कॉपी है। किसकी? पेरेंट्स के। किसकी बेटा? पेरेंट्स की। इस हिसाब से तो बेटा जो हम में वेरिएशंस है या हमारे भाई बहनों में भी वेरिएशन है, वो भी दिखने क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। अरे भाई लोगों, ठीक है, ये रहा किताब का एक पन्ना। हाँ या ना? ये रहा किताब का एक पन्ना, इसकी कराई 2 फोटो कॉपी।
कितनी फोटोकॉपी कराई? 2 फोटोकॉपी कराई। ये रहा फोटोकॉपी का पेज नंबर 1 और ये रहा फोटोकॉपी का पेज नंबर 2। ठीक है, मान के चलो इस पन्ने पर कुछ ऐसे लिखा हुआ था, हाँ या ना? इसकी क्या निकलवाई गई? फोटोकॉपी निकलवाई गई, तो इधर भी वही दिखाई देगा। ये सोनो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ 2 दिखाई दें या यहाँ 1 ही दिखाई दे। ये सोनो, यानी कि अगर हम लेमार्क की बात को समझें, ठीक है, अगर हम किसकी बात को समझें, लेमार्क की बात को समझें, तो लेमार्क तो यही कह रहा है ना कि हम सब लगभग कैसे हैं, फोटोकॉपी हैं किसकी? अपने पेरेंट्स की। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम एग्जैक्टली वही गुण लेकर पैदा होते, सारी संतानें एक ही जैसे गुण लेकर पैदा होती है? नहीं। डार्विन ने वही कहा। डार्विन ने कहा कि भले ही एक ही माता पिता की संतानें क्यों ना हो, ठीक है, भले ही एक ही प्रजाति के क्यों ना हो, इवन देन एक ही माता पिता से क्यों ना पैदा हुए हो, इवन देन एक साथ ही पैदा क्यों ना हुए हो, फिर भी आपके जीवों में कुछ ना कुछ वेरिएशन होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी ही होंगी। एक ही माता पिता की संतानें कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी ना होता कि घर में माता पिता कंफ्यूज घूम रहे हैं कि 4 बच्चे हैं, चारों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये सोनू, सबकी हाइट पर्सनैलिटी सब एक जैसी है। कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? एक ही माता पिता की संतानों में भी डार्विन कहता है क्या होगा? वेरिएशन होगा ही होगा। उसने ये नहीं कहा कि क्यों होगा, उसने बस ये बताया कि हाँ वेरिएशन होगा, क्यों होगा वो आप देख लेना। लेकिन एक ही माता पिता की संतानें कभी भी एक जैसी नहीं होती, उनमें भी कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है? वेरिएशन पाया जाता है। इससे इससे हम प्रजातियों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्रजाति के अंदर जीवों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम सब मनुष्य हैं, उनमें भी तो वेरिएशन है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कोई आपकी स्किन फेयर है, कोई डार्क कंडीशन है। सब में अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं? वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। प्रजाति एक ही है, डीएनए एक ही है। ये सोनो, सिंपल सी बात है। हमसे लेके, अमेरिका से लेके, चाइना से लेके अफ्रीका तक सारा डीएनए क्या है? एक ही है। इट इज ह्यूमन डीएनए। कौन सा डीएनए है? ह्यूमन डीएनए है। पर क्या ह्यूमन एक जैसा है सारा? वेरिएशन है। क्या है? वेरिएशन है। तो डार्विन ने यही कहा कि किसी भी प्रजाति के जीव भले ही एक ही प्रजाति से क्यों ना हो, एक ही प्रजाति छोड़ो, एक ही परिवार से क्यों ना हो, एक ही माता पिता की संतानें क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन या विभिन्नताएं मिलेंगी। इसी पॉइंट को कहा गया वेरिएशन या विभिन्नताएं। क्या कहा गया बेटा? वेरिएशन या विभिन्नताएं। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष। तीसरा, योग्यतम की उत्तरजीविता। चौथा, विभिन्नताएं या वेरिएशन की एक ही प्रजाति के जीवों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब सुनो, 2 पॉइंट में इकट्ठे बता रहा हूं, पांचवा और छठवा। पांचवा पॉइंट है पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। ठीक है, सिंपल है। प्रत्येक जीव अपने आप को कोशिश करता है कि पर्यावरण के हिसाब से क्या कर ले? अनुकूलित कर ले। ठीक है, प्रत्येक जीव ये कोशिश में लगा है। भाई कौन चाहता है इस संघर्ष में? हर कोई चाहता है कि लंबा टिक जाए। ये सुनो, हर कोई चाहता है, हर जीव चाहता है कि इस संघर्ष में क्या टिके रहें? लंबे टिके रहें, लंबे समय तक सरवाइव करते रहें, अर्थ पर ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रहें। सिंपल सी कंडीशन है। कोई भी इतनी जल्दी इस अर्थ से जाना नहीं चाहता, इसलिए हर कोई अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल रहा है। हर कोई अपना क्या डाल रहा है? मैक्सिमम एफर्ट डाल रहा है। क्या करने के लिए? पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को क्या करने के लिए? ढालने के लिए। हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या कर लें? चेंज कर लें, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। ये कोशिश हर एक जीव कर रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। अब होगा क्या? छठवां पॉइंट सुनना। पांचवें पॉइंट में प्रत्येक जीव ने अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से क्या किया? अनुकूलित किया। और छठवें पॉइंट में डार्विन कहता है कि ये अनुकूलन जब धीरे धीरे बढ़ता है, ये अनुकूलन क्या होता है? जब धीरे धीरे बढ़ता है, जब जब जीव अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से क्या करते हैं? अनुकूलित करते हैं। और धीरे 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 जब ये अनुकूलन बढ़ता है, अब पर्यावरण के हिसाब से अनुकूलन करने के लिए वो अपने शरीर में, अपने हैबिटेट में, अपने रहने में धीरे धीरे क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया?
बदलाव किया, बदलाव किया, बदलाव किया, बदलाव किया, और एक समय के बाद या कई पीढ़ियों के बाद ये बदलाव जब इकट्ठे हो जाते हैं, जब बढ़ जाते हैं, ये बदलाव जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उसी पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। सिंपल सी कंडीशन है। जैसे जैसे एग्जाम्पल समझो, हमारे पूर्वजों को एक पूंछ चाहिए होती थी। बंदरों को क्या चाहिए होती थी, एक पूंछ चाहिए होती थी, क्योंकि वर्टेब्रल कॉलम सीधा नहीं कर सकते थे, चारों पैरों पर थे। धीरे धीरे उन्होंने बैठना सीखा, बैठना सीखने के साथ साथ अपने दोनों आगे के पैरों को किसकी तरह इस्तेमाल किया, हाथों की तरह इस्तेमाल किया। धीरे धीरे पूंछ क्या हो गई, गायब हो गई। ये सोनो, ये उनका एडजस्टमेंट बना। फिर धीरे धीरे उन्होंने इन दोनों पैरों पर चलना शुरू किया, तो ये दोनों हाथ फ्री हो गए। धीरे धीरे उन्होंने जबड़े का कम इस्तेमाल किया, तो ये भी फ्री हो गया। तो ये सब किसके अनुसार किया जा रहा है, पर्यावरण के अनुसार। ये सब बदलाव किसके अनुसार किए जा रहे हैं, पर्यावरण के अनुसार। और धीरे धीरे जब ये बदलाव इकट्ठे होते हैं, एक पीढ़ी में नहीं, कई पीढ़ियों के बाद जब ये बदलाव क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो जब बदलाव ज्यादा हो जाएंगे तो पुरानी पीढ़ी से ही क्या बन जाएगी, नई पीढ़ी उत्पन्न होती है। यानी कि छठवां पॉइंट है नई प्रजातियों का विकास। ठीक है, पर्यावरण में होने वाले बदलाव जब एक साथ बहुत सारे हो जाते हैं, एक साथ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं किसी प्रजाति में, तो पुरानी प्रजाति से ही किसका जन्म होता है, नई प्रजाति का क्या होता है, जन्म होता है। सिंपल सी कंडीशन है, नई प्रजातियों का विकास होता है। ये बात किसने बोली बेटा, आपकी डार्विन ने बोली, जो देखने को मिलेगी। और उसने ये भी कहा कि ये नई प्रजाति जो है वो पुरानी प्रजाति से एकदम अलग होती है। हो सकता है आप कभी डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाओ कि कौन सी नई प्रजाति है और कौन सी पुरानी प्रजाति है। तो जन्म लेने वाली प्रजाति जो है वो आपकी पुरानी प्रजाति से एकदम क्या है, अलग है। ठीक है, जैसे आज हमको हमारे एंसेस्टर से जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उनसे एकदम क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। अच्छा, हम में भी चेंजेस आ रहे हैं, हम भी अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। हमारी चीजें भी धीरे धीरे क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये बदलाव इतने ज्यादा बढ़ जाएं कि नई प्रजाति जब जन्म ले, क्या ले बेटा, आपकी नई प्रजाति जब जन्म लेना शुरू करे, तो उसमें इतने वेरिएशंस आए जो हमारे साथ क्या नहीं करेंगे बेटा, मैच नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना कि बदलाव जब होते हैं, क्या होते हैं बेटा, बदलाव होते हैं, और बदलाव जब बढ़ जाते हैं तो नई प्रजातियों का क्या होता है, जन्म होता है। ये बात किसने समझाई बेटा, आपके डार्विन ने समझाई। तो डार्विन का कितना पॉइंट में समझा जा सकता है कहानी, 6 पॉइंट। कौन कौन से 6 पॉइंट है, पहला संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, दूसरा जीवन संघर्ष, तीसरा योग्यतम की उत्तरजीविता, चौथा पॉइंट विभिन्नताएं, पांचवा पॉइंट पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, और छठवां पॉइंट नई प्रजातियों की उत्पत्ति। 6 पॉइंट लिख लो बस। कल लास्ट पॉइंट आपने कहां तक लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तक लिखा था। नीचे एक हेडिंग डालोगे, डार्विन के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु, डार्विन के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु, डार्विन के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। ठीक है, प्रमुख बिंदु में पहला कौन सा आएगा, पहला आएगा संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। पहला पॉइंट कौन सा है बेटा, संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ठीक है, केवल पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है, बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा है, संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। आवाज आ रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे जीवन संघर्ष। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कौन सा संघर्ष बेटा, जीवन संघर्ष। ठीक है, अब जीवन संघर्ष में आप नीचे लिखोगे पहला पॉइंट, जीवन संघर्ष मुख्यतः कितनी चीजों के लिए होता है, मुख्यतः 4 वस्तुओं के लिए होता है। जीवन संघर्ष मुख्यतः कितनी वस्तुओं के लिए होता है, 4 वस्तुओं के लिए होता है। कौन कौन सी, जीवन संघर्ष मुख्यतः 4 वस्तुओं के लिए होता है, कौन कौन सी, भोजन, भोजन के बाद
पानी, आवास और प्रकाश। आवास और प्रकाश। जीवन संघर्ष मुख्यतः कितनी वस्तुओं के लिए होता है बेटा? 4 वस्तुओं के लिए होता है। और यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो तीनों प्रकारों के नाम लिखो। पहला कौन सा है? सजातीय प्रकार। दूसरा विजातीय प्रकार। तीसरा पर्यावरणीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष बेटा? पर्यावरणीय संघर्ष। ठीक है। तो योग्यतम की संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा कौन सा है? जीवन संघर्ष। तीसरा कौन सा है? हाँ, तीसरा पॉइंट कौन सा है बेटा? योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो कौन सा है आपका? योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है। योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है। चौथा पॉइंट कौन सा था बेटा? वेरिएशन या विभिन्नताएं। इसमें एक लाइन लिख लेना, विभिन्नताओं के अंदर एक लाइन लिख लेना। ठीक है। एक ही प्रजाति के जीवों में, एक ही प्रजाति के जीवों में, चाहे वह एक ही परिवार से क्यों ना हो, एक ही प्रजाति के जीवों में, चाहे वह एक ही परिवार से क्यों ना हो, चाहे वह एक ही परिवार से क्यों ना हो, एक ही परिवार से क्यों ना हो, क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था बेटा? पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कौन सा है बेटा आपका? नई प्रजातियों की, नई प्रजातियों की उत्पत्ति। नई प्रजातियों की उत्पत्ति। नई प्रजातियों की उत्पत्ति। ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आप शॉर्ट कंडीशन में याद रखोगे। किसके बेटा? आपके डार्विन के। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो पहली कंडीशन आपको याद रखना है। पहला पहला पॉइंट कौन सा था बेटा? लेमार्कवाद। दूसरा कौन सा है? डार्विनवाद है, जो आपको ध्यान में रखना है। यहां तक की कहानी क्लियर है? पर जैव विकास को समझने के लिए कितनी थ्योरी चल रही थी? 3 चल रही थी। एक लास्ट थ्योरी और है आपकी। इट इज कौन सी? उत्परिवर्तनवाद। ठीक है। कौन सी थ्योरी है? उत्परिवर्तनवाद। ठीक है। अब सुनो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि लेमार्क का समरी क्या है एक लाइन में, तो क्या बोलोगे? अगर मैं तुम लोगों से सीधा सवाल पूछूं कि व्हाट इज द समरी ऑफ लेमार्क, लेमार्क की समरी क्या है? अरे, लेमार्क ने 2 ही तो पॉइंट बड़े बड़े लंबे उठाए थे। कौन से? अंगों की उपयोगिता और आपका अनुपयोगिता, और दूसरा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ये किसके पॉइंट थे बेटा? लेमार्क के। ये उसका मेन है। लेमार्क की जो मेन समरी है उसके कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट हैं। पहला, अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। बड़ी समरी तो आपको याद रखनी है, पर 2 पॉइंट आपको प्रॉपर याद रखना है। अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता, और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ये बात किसने समझाई थी? लेमार्क ने समझाई थी। अगर मैं आपसे पूछूं डार्विन के क्या है? डार्विन की 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पहला, जीवन संघर्ष। प्रत्येक जीवन को क्या करना है? संघर्ष करना है। दूसरा, सफल कौन होगा? जो स्वस्थ होगा। ठीक है। और तीसरा, जब आप पर्यावरण के हिसाब से अनुकूलन करोगे और धीरे धीरे ये विशेषताएं क्या होती जाएंगी? जुड़ती जाएंगी, तो पुरानी प्रजाति से ही क्या बनेगी?
नई प्रजाति बनेगी। ये 3 पॉइंट किसका एसेंस है बेटा? डार्विन का है, जो मेन आपको ध्यान में रखना है। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो पहली थ्योरी कौन सी है? लेमार्कवाद। दूसरी कौन सी है? डार्विनवाद। अब तीसरी थ्योरी आ रही है जैव विकास को लेकर, कौन सी? उत्परिवर्तनवाद, जिसको म्यूटेनिज्म कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? म्यूटेनिज्म थ्योरी कहते हैं, या म्यूटेंट कंडीशन कहते हैं, जो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हम उत्परिवर्तनवाद की बात करते हैं तो इस थ्योरी को दिया है एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है ह्यूगो डी ब्रीच। कौन से व्यक्ति हैं बेटा? ह्यूगो डी ब्रिज नाम के व्यक्ति हैं, जो लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जो कब बेटा? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब 1900 के आसपास। सिंपल सी कंडीशन है, कौन सी थ्योरी देते हैं? उत्परिवर्तनवाद देते हैं। ठीक है, तो दो बातें याद रखना कि उत्परिवर्तनवाद जो है वो किसने दिया है? एक एक व्यक्ति है, कौन? ह्यूगो डी ब्रिज, जो उत्परिवर्तनवाद दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। आपके इस थ्योरी को किसने दिया है बेटा? आपके ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। लेमार्क ने अपनी चीजों को समझाने के लिए किस पर रिसर्च किया? जिराफ पर रिसर्च किया। डार्विन ने अपनी बात को समझाने के लिए पंछियों पर रिसर्च किया। कहाँ के पंछी? गैलापैगस के पंछी। कहाँ के पंछी? गैलापैगस के। अब कौन है बेटा? ह्यूगो डी ब्रिज है। ये भी तो किसी ना किसी के ऊपर क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, तभी आपको कहानी समझा पाएंगे, हाँ या ना? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने, याद रखना, कौन सी थ्योरी समझाने के लिए? उत्परिवर्तनवाद समझाने के लिए किस पर रिसर्च किया? प्लांट पर या पेड़ पौधों पर रिसर्च किया? किसके ऊपर रिसर्च किया? प्लांट पर या पेड़ पौधों पर रिसर्च किया। एक प्लांट होता है जिसको कहा जाता है, मैं हिंदी में लिख लेता हूं, इवनिंग प्रिमिरोज। कौन सा प्लांट होता है बेटा आपका? इवनिंग प्रिमरोज। एक एक छोटा सा प्लांट होता है, जैसा आपका सरसों टाइप का होता है, वैसा ही टाइप का एक प्लांट आपको देखने को मिलेगा। कौन सा प्लांट है बेटा? इवनिंग प्रिमरोज नाम का प्लांट है। इसके ऊपर रिसर्च किसने किया बेटा? आपके ह्यूगो डी ब्रिज ने किया। ठीक है, तो ह्यूगो डी ब्रिज जो है वो कौन से पेड़ पर काम कर रहा है बेटा? इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर काम कर रहा है। और उसके बाद कौन सा परिवर्तनवाद दे रहा है? उत्परिवर्तनवाद दे रहा है, जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीन बातें तो पहले लिखो। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसके द्वारा? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा क्या दिया गया? उत्परिवर्तनवाद दिया गया। उत्परिवर्तनवाद दिया गया। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद, ह्यूगो डी ब्रिज ने कौन सा वाद बेटा? उत्परिवर्तनवाद। कौन से प्लांट पर दिया? इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर दिया। क्या इसका शोध उन्होंने कौन से पौधे पर किया? इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर किया। इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर किया। कोई समस्या? ठीक है, यह शोध उन्होंने कौन से पौधे पर किया है बेटा? इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर किया। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो ये काम कौन कर रहा है बेटा आपका? ह्यूगो डी ब्रिज कर रहा है। अब उसने कहा क्या, वो ध्यान से सुनो। और वो समझने के लिए आपको पहले की दो थ्योरी याद रखनी पड़ेंगी, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आपने अभी लेमार्क को पढ़ा। लेमार्क ने कहा कि उपार्जित लक्षण, कौन से लक्षण बेटा? उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से कहाँ ट्रांसफर होते हैं? दूसरी पीढ़ी में। डार्विन ने तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिया कि पर्यावरण के जो परिवर्तन है, जब वो धीरे 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 क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं,
तो पुरानी प्रजाति से क्या बन जाती है, नई प्रजाति बन जाती है। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने इन दोनों कॉन्सेप्ट को लगभग नकार के एक तीसरा कॉन्सेप्ट दिया है। ध्यान से सुनना, ह्यूगो ब्रिज ने एक कैसा कॉन्सेप्ट दिया है, तीसरा कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, उसने ये कहा कि ना तो लक्षण उपार्जित है, ना तो लक्षण कैसे हैं, उपार्जित है, और ना ही ये धीरे धीरे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी लाखों सालों तक लगे रहे, फिर जाकर चेंजेस दिखाई दिए और एक नई प्रजाति का क्या हो गया, जन्म हो गया। ह्यूगो डीब्रिज का कहना है ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बोले जो भी बदलाव दिखाई देते हैं, जो भी बदलाव क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, वो अचानक से किसी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं, अचानक से किसी पीढ़ी में वो दिखना शुरू होते हैं। यानी कि आपके ह्यूगो डीब्रिज का कहना था कि उत्परिवर्तनवाद आपकी सडन होने वाली एक प्रोसेस है, अचानक से होने वाली एक प्रक्रिया है। कौन सा वाद बेटा, उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलो जनरेशन नंबर 1 थी, क्या थी बेटा, जनरेशन नंबर 1, फिर एक दूसरी आ गई जनरेशन नंबर 2, फिर आई एकदम जनरेशन नंबर 3, फिर एक आई कौन सी बेटा, जनरेशन नंबर 4। और अचानक से ये दिखाई दिया कि बड़े चेंजेस एकदम दिखाई दिए जनरेशन नंबर 5 में। अचानक से एकदम बड़े चेंजेस कहाँ दिखाई दिए, 5 में दिखाई दिए। अब उसकी वजह क्या है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन आपके 4 जनरेशन में कुछ नहीं दिखा, अचानक से 5वीं जनरेशन में क्या दिखाई दिया, एकदम से चेंज दिखाई दिए। आपका आपका जो ह्यूगो डी ब्रिज है इसी को उत्परिवर्तन कह रहा है कि उत्परिवर्तन स्लो नहीं है, वो कैसे दिखाई देता है, अचानक से होने वाली एक क्या है बेटा, प्रक्रिया है जो देखने को मिलेगा। और उसका कहना यह था कि जब जीवों की आनुवांशिकता में बदलाव होता है, किसमें बदलाव होता है, आनुवांशिकता में बदलाव होता है, जब जीवों की आनुवांशिकता बदलती है तब यह परिवर्तन किसी भी प्रजाति में अचानक से दिखाई देते हैं। इसी अचानक से होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। ठीक है, तो उत्परिवर्तनवाद का मतलब समझो, म्यूटेशन का मतलब समझो। उसका कहना यह था कि म्यूटेशन में जब आप जेनेटिक्स में बदलाव करते हो, किसमें बदलाव करते हो, हमारे शरीर का मेन चीज क्या है, हमारा जेनेटिक्स है। हमारे अंदर किसका डीएनए पड़ा है, ह्यूमन डीएनए। किसका डीएनए पड़ा है, ह्यूमन डीएनए पड़ा है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति 2 ह्यूमंस के मिलने से हुई है। एक तरफ हमारे मदर का डीएनए था, एक तरफ हमारे फादर का डीएनए था, दोनों का डिफ्यूजन हुआ, मिलने के बाद सिंपल सी बात है मियोसिस की प्रोसेस हुई और फिर जाकर एक नया डीएनए क्या हुआ, तैयार हुआ। हाँ या ना, तो हमारे अंदर एक डीएनए पड़ा है जिसको हम मनुष्य का डीएनए कह रहे हैं, चलेगा। ऐसे ही प्रजातियों में अपने अपने क्या पड़े हुए हैं, डीएनए पड़े हैं, जो एक पीढ़ी से कहाँ जा रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। आपका ह्यूगो डी ब्रिज यही कह रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, उस पर रीजन कई सारे हो सकते हैं। उसका रीजन तो आपका पर्यावरणीय भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अचानक से किस में बदलाव आ जाए, आनुवांशिकता में बदलाव आ जाए। किस में बदलाव आ जाए, आनुवांशिकता में बदलाव आ जाए, और जहां से जिस पीढ़ी से बदलाव हुआ, जिस पीढ़ी से क्या हुआ, बदलाव हुआ, वहीं से एकदम उत्परिवर्तन दिखाई दिया। उससे पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन एकदम से क्या दिखाई दिया, उत्परिवर्तन दिखाई दिया। ऐसी अवस्था को ही कौन सा वाद कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे तुमने एक सिंपल एग्जाम्पल पढ़ा या सुना होगा, इट इज क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सी ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, सुना है। अरे जानवरों की, डॉग्स की नई प्रजातियां लेने के लिए उनकी क्या कराई जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, हाँ या ना। सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे मान के चलो ये बालक है, क्या नाम है बच्चा, विशाल। ठीक है, अब विशाल की इमेजिन करो 10 साल बाद की जिंदगी। ठीक है, विशाल का एक सुखी परिवार है, घर में बीवी बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 10 साल बाद तो विशाल ये हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले 10 साल में 2035 में हम बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 2035 में। एक दिन विशाल और इनकी वाइफ बैठी हुई थी,
यार तुम लोग इमेजिनेशन में भी नहीं जी सकते। सोचो बस कि 2035 चल रहा है, कौन बैठा हुआ है? विशाल और विशाल की क्या बैठी हैं? वाइफ बैठी हैं, ठीक है। दोनों शाम की चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते अचानक से इनकी वाइफ ने कहा कि यार घर में थोड़ा सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक भी नहीं लगता, हमको एक डॉग पाल लेना चाहिए। पति पत्नी के बीच में अमूमन ये चर्चा हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इनकी पत्नी ने सलाह दी कि क्या पाल लेना चाहिए? डॉग पाल लेना चाहिए। विशाल के भी मन में था कि एक क्या पाल लेना चाहिए? एक एक घर में कुत्ता होना चाहिए, ठीक है। अब बहस शुरू हुई कि कुत्ता कैसा होना चाहिए, ठीक है। विशाल की इच्छा है कि घर पर एकदम से ऐसा कुत्ता आना चाहिए जो किसी को घर पे ना आने दे। ये सुनो, मतलब इनकी इच्छा है कि एक एक सिक्योर्ड डॉग होना चाहिए, ऐसी ब्रीड होना चाहिए डॉग की जो जो खतरनाक हो। ये सुनो, जस्ट लाइक जर्मन शेफर्ड हो या रॉटवेलर हो, तिब्बतियन मस्टिफ टाइप का हो। सुना है ना? ये सब डॉग की ब्रीड्स हैं। लेब्रा टाइप का हो, ये सुनो इस टाइप के, पिटबुल टाइप का हो। ऐसे डॉग की डिमांड किसकी है? विशाल की है। इनकी वाइफ चाहती है कि नहीं भैया, ठीक है, ऐसा खतरनाक डॉग नहीं चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो देखने में क्या लगे, अच्छा सा लगे, क्यूट सा लगे, घर में कम से कम उसको देख के थोड़ा पॉजिटिव सी कंडीशन आए। ऐसा नहीं कि उसको देख के ही लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ये सोनो सिंपल सी कंडीशन है। वाइफ ने कहा कि नहीं नहीं, कुत्ता वो वाला चाहिए जो वो हच वाले ऐड में आता है, क्यूट टाइप का, ठीक है। दोनों की लंबी बहस चली, हाँ या ना। अब सिंपल सी बात है, अमूमन ऐसी बहस में वाइफ ही जीतती है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ब्रीडिंग कराएंगे। ये सोनो, क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, दो प्रजातियों के कुत्तों की क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे। हो सकता है कि नई प्रजाति जो आए वो आपके एक एक स्ट्रांग कोई ब्रीड ले लेंगे डॉग की, एक कोई क्यूट ले लेंगे। दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद हो सकता है कि आपकी जो नई प्रजाति बने उसमें वो दोनों कैरेक्टर मिल जाए, स्ट्रांगनेस भी आ जाए और देखने में भी क्या लगे, अच्छा लगे। तो दोनों की कहानी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी और मानव सभ्यता को एक नई क्रॉस ब्रीड मिल जाएगी। हाँ या ना? ये क्रॉस ब्रीडिंग जब कराई गई तो क्या चेंज किया गया? आनुवांशिकता। क्या चेंज किया गया? आनुवांशिकता। इससे पहले पीढ़ियों में तो वो नहीं थी, जिस पीढ़ी से की गई वहीं से तो उत्परिवर्तन चला। यही तो ह्यूगो डीब्रिज कह रहा है। उत्परिवर्तन मतलब अचानक से होने वाला बड़ा परिवर्तन। ये सोनो, जब भी किसी प्रजाति में, किसी जीव में अचानक से क्या होता है, बड़ा परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? उत्परिवर्तनवाद। और ये उत्परिवर्तनवाद कब होगा? जब किसी की किस में चेंज होगा? अनुवांशिकता। किसी प्रजाति की अनुवांशिकता में जब परिवर्तन होता है तब आपको उत्परिवर्तनवाद दिखाई देगा, उससे पहले उत्परिवर्तनवाद आपको दिखाई नहीं देगा। और मजेदार बात सुनो, उत्परिवर्तनवाद जरूरी नहीं कि हर बार ही तुम्हें सफलता मिल जाए। क्रॉस ब्रीडिंग का ये थोड़ी ना है कि इनने जो लिख दिया है वही रिजल्ट आएगा, कुछ भी आ सकता है। यस और नो? तो म्यूटेशन कभी कभी फायदेमंद भी हो सकता है, कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। चलेगा, सिंपल सी कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिस डॉग से स्ट्रेंथ चाह रहे थे उस डॉग से फिजिकल कंडीशन आ जाए, मतलब देखने में वैसा दिखाई दे। और जिससे ये क्यूटनेस चाह रहे थे उससे स्ट्रेंथ आ जाए। अब कुत्ता देखने में भी खराब लग रहा है और उसमें कुछ कुछ भी नहीं है उसमें। ये नो, सिंपल सी कंडीशन है, इसी को म्यूटेशन कहा जाता है। तो 3 पॉइंट समझो, म्यूटेशन बहुत क्लियरली समझ में आएगा। पहला, आपकी डार्विन क्या कह रहा है, स्लो चेंजेस हो रहे हैं, पर्यावरण के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लेमार्क क्या कह रहा है, उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से कहा जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। अब ह्यूगो डीब्रिज क्या कह रहा है कि ऐसे नहीं होता भाई, ये स्लो व्लो चेंज नहीं है, ये एक ही बार में होने वाला कैसा परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन है जो देखने को मिलेगा। तो जब भी किसी प्रजाति में अचानक से क्या दिखाई दे, परिवर्तन दिखाई दे, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। ये उत्परिवर्तनवाद तब होगा जब किसी भी प्रजाति के किस में चेंज होगा, जेनेटिक्स में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? आनुवांशिकता में बदलाव होगा। हाँ या ना? एक दिन दो शहर सो रहे थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को तुम गए, तुम दो बम फेंक के आ गए। यार 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? अमेरिका ने दो बम गिराए थे जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। ये सोनो, ये मानवीय इतिहास में परमाणु बम की शायद पहली और आखिरी तो नहीं कहूंगा, अब तक की आखिरी घटना है।
भविष्य में हो सकता है कि हमारा दिमाग फिर खराब हो जाए, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी शहर को निपटाने के लिए हम फिर तैयार हो जाएं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मानव का कोई भरोसा नहीं, सिंपल कंडीशन है। इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? मनुष्य है। ये बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो दो शहरों के ऊपर हमने दो बम गिराए, उसका इम्पैक्ट आज तक है। क्यों? क्योंकि उन बम ने, उन रेडिएशंस ने कहीं ना कहीं क्या चेंज कर दिया? जेनेटिक्स चेंज कर दिया। ये सुनो, अब वो जेनेटिक्स किसकी वजह से हुआ? रेडिएशन की वजह से हुआ, बम के प्रभाव से हुआ, पर हुआ तो, ठीक है। इसीलिए उस शहर में आज भी लोग किसी ना किसी मेडिकल कंडीशन के साथ क्या हो रहे हैं? सफर कर रहे हैं, बीमारी से सफर कर रहे हैं, किसी ना किसी विकलांगता से सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस शहर के लोगों का क्या चेंज किया? डीएनए चेंज किया। तो यही तो ह्यूगो डीब्रिज कह रहा है कि तुम कैसे भी करके क्या कर दो, किसी का डीएनए चेंज कर दो, जेनेटिक्स चेंज कर दो, उसी को कौन सा वाद कहते हैं? उत्परिवर्तनवाद। और उत्परिवर्तनवाद जब होगा तो अचानक होगा, स्लो नहीं होता। अचानक से होने वाली क्या है बेटा? प्रक्रिया है जो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब भी किसी प्रजाति में अचानक से बड़ा परिवर्तन होता है, कौन सा वाद कहलाता है? उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद किसी भी प्रजाति के लिए क्या केवल लाभदायक हो सकता है? नहीं, लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। वो उत्परिवर्तनवाद का कोई कोई नियम नहीं है कि वो हरदम लाभदायक बनेगा। उत्परिवर्तनवाद किसी भी प्रजाति के लिए लाभदायक भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जिस प्रजाति से चेंज दिखाई देते हैं, चार प्रजाति तक तो कोई चेंज नहीं दिखाई दे, ये पांचवी प्रजाति एकदम से निकली जिसमें क्या दिखाई दिए? चेंज दिखाई दिए। तो जिस प्रजाति से क्या दिखाई देते हैं बेटा? चेंज दिखाई देते हैं, उस प्रजाति को कहते हैं म्यूटेंट, उत्परिवर्ती। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्ती। तो जिस प्रजाति से आपको उत्परिवर्तन के बदलाव दिखाई दें, उन उस प्रजाति को क्या कहते हैं बेटा? उत्परिवर्ती कहते हैं, जो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके ह्यूगो डिवरिज ने यही कहा कि जैव विकास अचानक से होने वाला परिवर्तन है। ये जीवों में तब होता है जब उनके जेनेटिक्स या आनुवंशिकता में अचानक से क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। इसी को हम कौन सा बात कहते हैं बेटा? उत्परिवर्तनवाद कहते हैं, ठीक है। तो और जिस प्रजाति से होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहा जाता है। यहां तक की कहानी क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। पहली लेमार्क, दूसरी डार्विन और तीसरी उत्परिवर्तनवाद। यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है। दो लाइनें लिखो उत्परिवर्तनवाद में, ठीक है, बाकी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उत्परिवर्तनवाद अचानक से होने वाला, ठीक है, उत्परिवर्तनवाद अचानक से होने वाला बड़ा और स्थायी परिवर्तन है। उत्परिवर्तनवाद अचानक से होने वाला बड़ा और स्थायी परिवर्तन है। बड़ा और कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। यह तब दिखाई देता है जब आनुवांशिकता बदलती है। यह तब दिखाई देता है जब क्या बदलती है बेटा? आनुवांशिकता बदलती है। यह तब दिखाई देता है जब क्या बदलती है बेटा? आनुवांशिकता बदलती है। किसी को कोई समस्या? ठीक है। और यह एक कैसा परिवर्तन है? अनिश्चित परिवर्तन है। कोई निश्चित नहीं है कि लाभदायक ही होगा। यह एक कैसा परिवर्तन है बेटा? अनिश्चित परिवर्तन है, ठीक है। तो ये आपकी तीन थ्योरी है जिसको आप कहते हैं लेमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, ठीक है। तो जैव विकास सभी जीवों का हो रहा है, एक ही प्रजाति से नई प्रजातियां बन रही हैं, आनुवांशिकता में बदलाव हो रहे हैं। इसी कंडीशन को हम कौन सा विकास कहते हैं बेटा? जैव विकास कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस जैव विकास में देखें तो हमको हमारे सिलेबस के हिसाब से ह्यूमन कंडीशन को पढ़ना है, बेसिक कुछ प्लांट की कंडीशन को पढ़ना है, और हर एक जीव की शुरुआत होती है कोशिका से। कहाँ से होती है बेटा? कोशिका से। तो अब हम हमारा पहला चैप्टर क्या कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं, जिसका नाम है कोशिका
जीवन की एक संरचनात्मक और आधारभूत इकाई। ठीक है, तो कल की क्लास से हम किसकी कहानी शुरू करेंगे बेटा? कोशिका की कहानी शुरू करेंगे। कोशिका को प्रॉपर डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट, कौन सी किताब लिखी, क्या था, क्या कंडीशन थी, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां तक की कहानी क्लियर है? हाँ या ना? तो कल से क्लास की कहानी किससे शुरू होगी बेटा? कोशिका की संरचना से कहानी क्या होगी? शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से क्या करने हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।